देखिए आज हमें समझना है एक्सरसाइज 3.5 जिसमें हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों को। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का मतलब है जिसमें दो चर हों, मतलब एक्स वाई या फिर एम एन, मतलब इस प्रकार से दो अक्षर होने चाहिए। तो उन समीकरणों को हम क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। इनको हल करने की अब तक हमने तीन विधियां समझी हैं। पहला क्या था? ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन और तीसरा क्या था? विलोपन विधि। ठीक है, और आज हम समझेंगे वज्र गुणन विधि। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है वज्र गुणनखंड विधि, ये होता है। और इसमें हम कैसे सवाल को हल करेंगे? तो एक्सरसाइज 3.5 का पहला सवाल दिया है, बहुत ही बेहतरीन। पहले सवाल में थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि हम इसमें कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद बाकी सवाल बहुत ही इजी होंगे। बस आप देखते जाइए। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। जहां भी दिए हैं जोड़े में इक्वेशन दिए हैं। युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है? अद्वितीय का मतलब होता है एक हो, है ना। इस संसार में कोई चीज अगर एकल है, उसका कोई जोड़ा नहीं है, तो वह अद्वितीय माना जाता है। किसका कोई हल नहीं है? किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यह हमें चेक करना है। फिर अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी जब अद्वितीय हल होगा तभी हमें हल करना है, अदरवाइज नहीं करना है। किसका कोई हल नहीं, जब कोई हल नहीं होगा तो भी नहीं हल करेंगे। किसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तब भी नहीं हल करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले भी समझ चुके हैं कि किसका अद्वितीय हल होता है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। एक बार फिर से रिवाइज कर दें आप लोगों को। आपने समझा था दो चर वाले रैखिक समीकरणों का मानक रूप, है ना। मानक रूप होते हैं a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरणों का क्या है? मानक रूप है। यह पहला इक्वेशन होता है और ये दूसरा। इसी वजह से यहाँ 2 नंबर लगाए गए हैं और यहाँ पे 1। और यह क्या है? मानक रूप है। मानक रूप, ये केवल रूप है, बाकी इसी रूप के अनुसार यहाँ इक्वेशन दिए गए हैं। जब भी हम इक्वेशन में a1 b1 c1 चेक करेंगे तो इसको ऐसे ही फॉर्मेट में करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, इस वाले इक्वेशन में a1 b1 c1 है और लास्ट में 0 है, तो एक इस इक्वेशन में जिधर 0 होगा, जैसे यहाँ चौथा सवाल देखिए, ये इसी रूप का है। अगर किसी सवाल में नंबर उधर हो गए तो उसे हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे। पहले इसे समझते हैं। जब यहाँ पहला कंडीशन ये है, फर्स्ट है कि जब a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, अगर ऐसा हुआ, मतलब दोनों इक्वेशन का x अक्ष का x चर का गुणांक देखिए, यहाँ a1 है, यहाँ a2 है, यानी a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तब यह प्रतिच्छेद करेगा और इसी को हम कहते हैं अद्वितीय हल। प्रतिच्छेद की स्थिति होती है, हम दोनों बातें यहाँ पर लिख रहे हैं। ये कौन सी स्थिति है? प्रतिच्छेद की स्थिति है। प्रतिच्छेद करता है और ऐसे केस में हम क्या कहते हैं? अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। ये स्थिति हमें समझनी है, ठीक है। ये दो बातें, और प्रतिच्छेद करेगा तभी, ये हम समझा भी चुके हैं पहले भी, एक बार फिर से समझते चल रहे हैं। फिर दूसरा कंडीशन क्या आता है? अगर कहीं ऐसा हो गया a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, मतलब a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 अगर हम अनुपात निकालें, उसमें ये अनुपात बराबर हो लेकिन ये बराबर ना हो, तो ऐसी स्थिति
समांतर की स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर है। ठीक है, यानी रेखीय समीकरण जो हुए, यानी इनसे बनाई गई रेखाएं समांतर होंगी और इसका कोई हल नहीं है। क्या है? कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं है। आप समझिए, जैसे रेखाओं का मतलब ऐसे रेखाएं क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करी, मतलब काटी, तो एक बिंदु पर काट रही हैं तो एक हल हो जाएगा। और यहां समांतर का मतलब इन रेखाओं का मिलन कहीं है ही नहीं। जब कहीं नहीं मिलेंगी तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये रेखाएं समांतर की स्थिति है। अब हमारा तीसरा कंडीशन ये आता है, अगर सब बराबर हो गया, कहीं a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और ये भी बराबर है c1 बटा c2 के, सब चीज बराबर हो गया, तो ऐसी केस में हम क्या बोले थे? समपाती है। क्या है? समपाती हैं रेखाएं, और समपाती में अनेक हल होते हैं। अपरिमित रूप से लिख देते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल हैं, तो इतने हल, ज्यादा हल हो जाएंगे तो भी हमें हल नहीं करना। अच्छा, संपाती शब्द का मतलब ये है कि जो भी दो रेखाएं बनेंगी वो ओवरलैप करेंगी, एक ही रेखा पर बन जाएगी। तो एक रेखा तो पहले इक्वेशन से बनेगा और दूसरी रेखा भी क्या होगी? इसी पर बन जाएगी। तो ये संपाती की स्थिति है, और इनमें दोनों रेखाओं के बिंदु क्या होंगे? बहुत ज्यादा बार मिल जाएंगे। जैसे हर रेखा पर अनेक बिंदु है ना, तो इसमें कोई बिंदु नहीं मिले तो कोई हल नहीं। यहां ज्यादा बिंदु मिल गए तो ज्यादा हल हो गया, तो भी नहीं हल करना। यहां इस रेखा का और इस रेखा का एक ही ऐसा पॉइंट होगा जहां मिलेगा, और तो वहां पे एक हल हो जाएगा। क्लियर है बात? यही बातें क्या करनी है हमें? हर इक्वेशन में चेक करनी है, और जिसमें ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा उसी को हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। और उसका फॉर्मूला हम बताए भी थे, एक बार फिर से अभी रिवाइज करेंगे, लेकिन पहले इन चीजों को हम चेक करेंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, ये पहले भी आपको लिखाया जा चुका है। ठीक है, यही बातें ध्यान रखनी है। अब हम इसे रेज कर दे रहे हैं। चलिए पहले सवाल से हल करना स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा क्या दिया है? पहला दिया है x माइनस 3y, और इस साइड में देखिए 0 लिखा है। तो लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में x माइनस 3y बराबर 0, तो लास्ट में 0 है ही, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल में क्या दिया है? 3x माइनस 9y और माइनस 2 है और बराबर 0, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। देखिए यहां हमें a1 a2 है ना, b1 b2 c1 c2 ये चेक करना है। पहले इक्वेशन में हमने समझाया था, यहाँ a1 होगा, ये b1 होगा, फिर यहाँ c1 होगा। आप हमें बताइए कि फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? a1 का मान, a1 का मान x के बगल में कितना है? 1 है। इसी तरीके से आप b1 का मान बताएंगे, कितना है? -3 है, बहुत बढ़िया। फिर c1 का मान कुछ नहीं है, तो ऐसे केस में आपको क्या लिखना है? 0 लिखना है। आ जाइए इस साइड में, अब इसमें a2 b2 c2 होगा, तो चेक करिए ये क्या है? a2 का मान कितना? 3, b2 का मान कितना? -9 है, बहुत बढ़िया। फिर c2 का मान -2 है, लिख लिया आपने। अब फिर क्या करना है? ऐसे अनुपात लिखने हैं। आप पहले क्या करिएगा? लिखिएगा a1 बटा a2 बराबर कितना होगा? 1/3। भाई a1 की जगह a1 का मान, a2 की जगह a2 का मान। अब आप मेरी तरह ही ऐसे लिखिएगा, लाइन बना लीजिएगा। अगर ये कट रहा है तो काटिएगा, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। इस तरह से अगर हम b1 बटा b2 लिखेंगे तो यहाँ कितना होगा? -3 अपॉन -9, माइनस से माइनस कट जाएगा,
अब ये कट भी रहा है, 3 एक 3, 3 3 का 9, ये आंसर हमारा आ रहा है 1/3। तो आपने देखा यहाँ भी 1/3 है, यहाँ भी 1/3 है। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, इसको भी हमें चेक करना चाहिए। तो लिखेंगे C1/C2 बराबर, यहाँ हो रहा है बाबू 0/-2। तो ऐसे केस में हम ये वैल्यू क्या मान लेंगे, 0, क्योंकि 0 में आप -2 का भाग देंगे 0 ही आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि A1 यहाँ क्या हो रहा है, ये वाला पद बराबर है, तो हम यही तो कहेंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के। और ये बराबर, देखिए C1/C2 अगर आप कर रहे हैं तो गलत बात है, यहाँ 1/3, यहाँ भी 1/3, ये तो 0 है, तो ये बराबर नहीं है ना, कट गया। और ये स्थिति हम कब बताए थे, समांतर की स्थिति ना। तो यहां पर क्या है, समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं, और समांतर की स्थिति में कोई हल नहीं होता है। तो लिख देते हैं पूरी बातें, रेखाएं समांतर हैं, अतः इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है, ऐसे ध्यान रखना है, समझ गए। तो ऐसे केस में हल नहीं करना है, हमें केवल अद्वितीय हल की स्थिति में हल करना है। तो पहला सवाल काफी आसान है, इक्वेशन लिखिए, A1 A2 A1 B1 C1 लिखिए, A2 B2 C2 लिखिए, इनके अनुपात निकालिए और कंडीशन यहाँ चेक करिए। अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो अद्वितीय हल होगा, नहीं तो बाकी सारे केसेस में नहीं होंगे। इस प्रकार से हमने फर्स्ट क्वेश्चन हल किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अब समांतर हो गया, कोई हल नहीं, तो आगे नहीं करना है। आ जाएगा ये सवाल, ठीक, कर लीजिएगा ट्राई, ठीक है। और ऐसे ही लिखना है, जैसे जैसे हम बता रहे हैं ऐसे लिखिएगा, पेपर में भी लिखेंगे ऐसे ही तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको हल करना है। सेकंड कह रहा है कि 2x - y है ना, तो इसको लिखिए पहले एक बार, 2x - y बराबर 5 है, ठीक है। फिर यहां पर कितना लिखा है, 3x + 2y बराबर 8 है। अब ये हमारा मानक रूप में नहीं है, यहां अगर हमें A1 B1 C1 चेक करना हो तो लास्ट में क्या होना चाहिए, 0, तो हम उस रूप में इन्हें बनाएंगे। तो इन इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं या चाहे आप बीच में लिखिए, इसको लिखिएगा, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लाइन छोड़कर लिखिएगा, बीच में लिख लीजिए या, ताकि आप अच्छे से लिख पाए। इसको लिख सकते हैं 2x - y, इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, -5 बराबर 0। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट मानिए। इसी तरीके से ये हमारा होगा 3x प्लस है 2y और -8 बराबर 0। ये समीकरण नंबर हमारा कितना होगा, 2। अब आप हमें बताइएगा कि A1 का मान कितना होगा, A1 बराबर 2 है, B1 बराबर -1 है, C1 बराबर -5 है। बहुत बढ़िया, आप समझ गई हैं, है ना। ऐसे ही ध्यान दीजिएगा अंशिका। तब आता है A2 का मान 3, B2 का मान 2 और C2 का मान -8। यहाँ हमने वैल्यूज भी निकाल ली हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर, यहाँ क्या होगा, ऐसे सीधे देखो, A/E तो यहाँ 2/3 हो गया, कट नहीं रहा है, आगे बढ़ जाएंगे ना। यहाँ पे क्या होगा, B1/B2 बराबर कितना है, -1/2। इसी तरीके से यहाँ होगा C1/C2 बराबर
-5/-8, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 5/8 ही बचेगा ना। अब यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो आगे हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये वैल्यू नहीं लिखनी है, बस सिर्फ ये लिखना है कि ये चीज इसके बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होता है तो प्रतिच्छेद करता है, और ऐसे में अद्वितीय हल है। यहाँ पर लिखते हैं अद्वितीय हल है। और हमसे कहा था कि अद्वितीय हल की स्थिति में इसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। और वज्र गुणन विधि का एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, और हमने इसका ट्रिक भी बताया था कि आप वज्र गुणन विधि के फॉर्मूले को कैसे याद करेंगे ना। एक बार फिर से हम ट्राई करेंगे। पहले क्या बोले थे, x y और क्या लिखना है, 1 लिखना है, फिर यहाँ बटे का निशान लगाना है, क्लियर। और फिर हमने समझाया था कि ये बराबर का निशान लगा लीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पर बोले थे BC है ना, और यहाँ पे CA, और यहाँ पे AB। फिर बोले थे यही चीज इसमें से घटाना, BC में से BC घटाना, CA में से CA घटाना, AB में से AB को घटा लेना, यही था। फिर हमने बोला था कि आप लिख लीजिएगा 12-21 ऐसे लिख दोगे, डायरेक्टली फार्मूला आपका बन जाएगा, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आसान है, याद कर लीजिए। और इसके बाद क्या करना है आपको, ऐसे लिखना है x बटे ये B1 C2, ये सब वैल्यूज आपने ऑलरेडी निकाल के रखा है, यहाँ पर चेक करिए, निकाल के रखा है, यही चीज आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो चलिए लिखा है B1 C2, तो B1 कितना है, ये है, और C2 ये है, इसे तिरछा, इसीलिए इसका नाम है वज्र, ऐसे तिरछा होगा वज्र ऐसे। तो यहाँ पर है B1 C2, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो लिख लेते हैं यहाँ पे ये -1 मल्टीप्लाई -8 और माइनस B2 का मान कितना है, 2 है, गुणे C1 है, C1 का मान -5 है, कर लेते हैं, ये बराबर। इसी प्रकार हो जाएगा बाबू y बटे, यहाँ C1 का मान कितना है, -5, तो लिखते हैं -5, थोड़ा सा -5 गुणे A2 का मान कितना है, 3 है, लिख लेते हैं, माइनस लगा है लगा दीजिए, C2 का मान -8 है। चिन्हों का ध्यान रखेंगे, चिन्ह रहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिए ताकि दिक्कत ना आए। और A1 का मान कितना है हमारा, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब इसके लिए इस साइड में जगह नहीं बचा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अभी बराबर करके 1 बटे, आप आगे बढ़ा दीजिएगा। A1 का मान कितना है, A1 B2 है ना, तो 2 और 2, तो यहाँ लिख लेना है 2 गुणे 2, माइनस लगाइए A2 B1, ये 3 है और ये -1 है, तो यहाँ पर लिखना है 3 गुणे -1, क्लियर है। अब एक एक चीजें आराम आराम से लिखते हैं, अभी तो जगह मिल जाएगी हमें। x बटे, यहाँ ध्यान दीजिए, 8 एक केम 8, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 8 ही हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 दूना 10 हो जाएगा। अभी देखिए जगह है तो इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे बराबर y बटे, यहाँ देखिए y वाले को हल करिए, 5 तियां 15, -15, ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, बराबर। यहाँ देखिएगा 1 बटे 2 दूना 4, प्लस ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा करने पर, और 3 एक 3 हो जाएगा। आगे यहाँ पर हल करेंगे अगर, तो ये देखिए x बटे कितना हो रहा है, 10 8 18, फिर बराबर y बटे, यहाँ प्लस है ये माइनस है तो घट जाएगा, तो 16 में से 15 गया, 1 बचेगा, और प्लस वाला है ज्यादा है इसलिए 1 लिख लेंगे, बराबर 1 बटे 4 3 7 हो जाएगा।
अब जिसका मान निकालना है उसको अंक के बराबर कर देना है। एक बार इसको इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर लिखेंगे। यदि लिखें या फिर जब लिखें? यदि नहीं जब। हाँ, यदि अच्छा नहीं होगा, बराबर तो सब है। जब x बटे 18 यहां लिख लेंगे, ये चीज बराबर इसके है, तो 1 बटे क्या होगा 7। तो हमें x का मान चाहिए, तो हम x को यहीं रहने देते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा 18 एकम 18, 18 बटे कितना होगा 7। इस प्रकार से देखिए आप x का मान यहां से निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, हालांकि अगर आपको पहले से पता रहे कि ये मान निकलना है तो ये सब हमें चेक नहीं करना है, डायरेक्टली हम यहीं से आंसर ये हल कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, जब इसको लिख लीजिएगा y बटे 1 बराबर 1 बटे 7, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये y को y की जगह पे रहने दीजिए। 1 का गुणा 1 में करिए, 1 बटे क्या हो जाएगा 7, इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से वज्र गुणन विधि से हम हल करेंगे। अभी हमसे कहा था कि चेक करके तब हल करिए, तो अब हम चेक किए कि हाँ ये हल होगा कि नहीं होगा, तो हम यहाँ पे कर लिए। आया ना समझ में? कैसे करना है? कोई भी इक्वेशन आए, जैसे इस इक्वेशन को देख रहे थे बराबर 0 नहीं था, तो हमने क्या किया, अंक को इधर बुलाया, इधर 0 कर दिया। अब इसमें a1 b1 c1 चेक किए, तो यहाँ a1 b1 c1 लिखा हमने, a2 b2 c2 लिखा। लिखने के बाद अपॉन किया, मतलब भाग दिए। तो भाग में हमने देखा कि ये वाला पद इस वाले पद के बराबर नहीं है, तो अद्वितीय हल होगा। अगर बराबर हो जाता तो नहीं होता, तो अद्वितीय हल है। इसके बाद वज्र गुणन विधि का ये क्या है, हमारा सूत्र है। ये क्या है? सूत्र है। और सूत्र को याद करने का तरीका भी हमने आप लोगों को आपको समझा दिया कि सूत्र को कैसे आप याद करेंगे। और नहीं तो ऐसे b1 c1 a1 b1 ऐसा 1 1 2 में गड़बड़ हो जाएगा ना, भूल जाता है। तो ट्रिक के जरिए आप इसे आसानी से याद भी कर सकते हैं और हल कर सकते हैं। आपके सवाल का हल इधर ही है, ठीक है, इतना आप हल कर लीजिएगा। ठीक, कर लेंगे, हो जाएगा ना? चलिए कर लेंगे। चलिए, हाँ हाँ, ट्राई करना आसान तो है, कर लोगी ना। हाँ, सूत्र तो याद हो गया होगा। ठीक, अब इसी तरीके से देखिए, मान लीजिए तीसरे सवाल पर आ जाएं। हम तीसरे सवाल को देख लीजिए। तीसरा सवाल क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल 20 है, और यहाँ पे देखिए 6x माइनस 10y बराबर कितना है 40। इसमें देखिए है 3 दूना 6, 5 दूना 10, 20 दूना 40, सब डबल है, इसका मतलब सब बराबर आएगा। तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। लेकिन लिखेंगे कैसे? पहले आप क्या करिए, इनको इधर भेजिए। यहाँ पर लिख सकते हैं OR, इसको कैसे लिखोगे 3x माइनस 5y, इसको इधर कर देंगे माइनस 20 बराबर 0। ऐसे ही 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब क्या किया जाएगा, a1 बराबर लिखें, a1 बराबर 3, b1 बराबर माइनस 5, c1 बराबर, कॉमा करते रहिएगा ये, माइनस 20 ना। फिर क्या होगा, a2 बराबर 6, b2 बराबर माइनस 10, c2 बराबर माइनस 40, है ना। तो यहाँ पे होगा अब a1 बटा a2 बराबर, यहाँ क्या होगा 3 बटे 6, कट जाएगा 1 बटे 2 आएगा। जब तक ये ना कटे तो तुरंत होगा, कट जाए तो यहीं तक लिखें। अब ये बैरियर लगाना है आपको। फिर b1 बटे b2 बराबर,
यहाँ पर भी देखिए कितना आ जाएगा, -5 बटे -10, माइनस से माइनस, 5 एक 5, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 1/2। ये ऐसा नहीं लगाना, ऐसे लिखें। फिर C1 बटे C2 बराबर -20 बटे -40, ये कट जाएगा, 20 एक 20, 20 दूना 40, 1/2। सब जगह बराबर है तो कह सकते हैं क्या, A1 बटे A2 बराबर है किसके, B1 बटे B2 के, और ये बराबर है C1 बटे C2 के। ऐसे केस हो जाएंगे। और जब सब कुछ बराबर है तो इसका मतलब क्या होता है, समपाती होंगे। अरे सब बराबर है तो ऐसे केस में क्या लिखते हैं, समपाती। और समपाती का मतलब क्या हुआ, अनेक हल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हमने देखा था कि कोई हल नहीं और अपरिमित रूप से अनेक हल की स्थिति में हमें आगे सॉल्व नहीं करना है ना समझ में। अब अगला जब आएगा तो इसको आप फिर से ऐसे अनेक हल हैं, ठीक है, इस तरह से करना है। तो जैसे आप इस वाले को देखेंगे, चौथा हल करेंगे तो इसमें देखेंगे कि आप अनुपात लीजिएगा, यहाँ क्या होगा, 1/3, यहाँ 3/3 का मतलब कट गया, 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1/3 आएगा और ये 1 आया, तो पहले में बराबर नहीं है, इसका मतलब अद्वितीय हल वाला केस है। तो इसे हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, जैसे आपने ये दूसरा सवाल हल किया था। तो ये हल नहीं करना था और ये भी हल नहीं करना था, इसको हमने हल कर दिया है। इसको आप ट्राई करिए खुद से, ठीक है, नहीं आएगा तो कल हम इसे समझ लेंगे, ठीक है, इस तरह से हल करना है। कोई दिक्कत?